हाय फ्रेंड्स। हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सूक्ष्म जीव यूनिट कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने कवक, जीवाणु और विषाणुओं के बारे में देखा था। नेक्स्ट यूनिट हमारी संजीव स्टार्ट हो रखी है, जिसमें हमने पौधों के विभिन्न भाग, पादपों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन वाले चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे अब तक, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर आपको रीड स्पेशल बैच 2024 की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। और आज हम शुरू करते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य, कोशिकांग और कोशिका विभाजन। इसमें हम सबसे पहले करेंगे कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सेल वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के सेल्यूलस शब्द से आया है। अब कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे साइटोलॉजी। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार साइटोलॉजी को डायरेक्ट हिंदी में लिख देते हैं। स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी। आगे देखते हैं। यह संजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका है वो सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की क्या है? आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये इसे जीवों का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। 1665 में सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। अब ये कोशिका है अपनी, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो एक कोशिकीय और दूसरी बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का, बहुकोशिकीय में हम मानव का या फिर हाइयर पेड़ पौधों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? स्लाइडेन ने तो 1838 में बताया और स्वान ने 1839 में बताया। क्या बताया दोनों साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने? कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब सभी जीवधारी कोशिकाओं तथा उनके उत्पादकों से मिलकर बनी है। ये कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि भी जितने भी जीवधारी है या फिर जिसमें कोशिका जीवित होते हैं, कोशिका प्रेजेंट होते हैं, वो कोशिका और कोशिका से बने उत्पादकों से ही मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। नई कोशिकाओं के निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई नई कोशिका बनती है तो वह पहले वाली पुरानी कोशिका से ही बनती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कथन किसका है? आर विर्चाओ का। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, या फिर ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसके है? आर विर्चाओ का। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम। कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, तो कोशिका को हम आनुवांशिकी की इकाई भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पीपीएलओ। अब ये पीपीएलओ क्या है? इसके फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा होती है, यह सबसे छोटी कोशिका होती है। अब तक की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर। पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका रेमेई तंतु की होती है। कौन सी होती है? रेमेई तंतु की। और जंतु जगत की तंत्रिका कोशिका। याद रखनी है हमें ये छोटे छोटे फैक्ट्स। जंतु जगत में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, और शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका? शतुरमुर्ग का अंडा। अब हम कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक
सेल्स या कोशिका के बारे में देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, दिस सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा एक कोशिकीय होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो एक कोशिकीय भी हो सकती है और बहुकोशिकीय भी हो सकती है। अब हम इनके साइज के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का साइज कितना होता है? 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और जो यूकैरियोटिक होती हैं वो इनमें साइज में बड़ी होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सत्य केंद्रक का। इसमें जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन के होता है, मतलब उसकी बाह्य झिल्ली नहीं होती, बाहरी आवरण नहीं होता, और न्यूक्लियस के स्थान पर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसका मतलब यह हुआ कि उनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। जो इसमें न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बाहरी झिल्ली उसमें उपस्थित होती है। अब आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बट लेकिंग इन द मोस्ट सेल ऑर्गेनल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेकिंग होता है सेल ऑर्गेनल्स। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके जीव द्रव में कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विद सेल ऑर्गेनल्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके कोशिका द्रव में कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो ओनली अलैंगिक प्रजनन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें। और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है या कोशिका होती है उनमें हम बैक्टीरिया या जीवाणु का एग्जाम्पल लेते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट और एनिमल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम। अपनी ये जो कोशिका होती है इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो बाह्य आवरण मतलब बाहर का कवरिंग, दूसरा इसका कोशिका का जीव द्रव, और तीसरा भाग क्या बना दिया? कोशिकांग। अब हम देखते हैं बाह्य आवरण को भी आगे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो कोशिका भित्ति और एक कोशिका कला। ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, और जंतु कोशिकाओं में ये क्या होती है? एब्सेंट। ये हमेशा याद रखना है। और कोशिका कला है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। फिर आगे देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव में एक तो आता है कोशिका द्रव, एक आता है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है? ये जैसे पूरी कोशिका, ये कोशिका है, इसमें ये क्या है? केंद्रक बीच का। तो कोशिका द्रव तो ये पूरा होगा इस केंद्रक को छोड़ के, और केंद्रक द्रव क्या होगा? सिर्फ इस वाला द्रव होगा। ये तो है केंद्रक द्रव, और ये क्या है? कोशिका द्रव। अब आगे देखते हैं हम कोशिकांग। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? केंद्रक प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, लवक जो पादप सेल कोशिकाओं में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, अंतर्पद्रवी जलिका, लेनकाय, राइबोसोम, ये आदि क्या? रीतिका, तारकाय, ये आदि क्या है? कोशिकांग, जिनको हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख लेते हैं इनकी क्या संरचनाएं होती हैं। ये क्या है? प्लांट सेल या पादप सेल, और ये क्या है? जंतु या एनिमल सेल, जंतु सेल। इनको देखते हैं। ये जो पादप सेल होती है इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। जो ये बाहर वाली आवरण होता है ये क्या है? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर की ये जो आवरण है इसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली।
जो जंतु कोशिका में भी प्रेजेंट होती हैं। अंदर का ये न्यूक्लियस या फिर इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक, इसके साथ लगे इसे हमें इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःपरिवर्धी जलिका कहते हैं। और ये प्लांट सेल में है, पादप सेल में, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल या रीतिका बड़ी होती है, साइज में इतनी बड़ी होती है, जबकि एनिमल में ये या तो एब्सेंट होगी या छोटी प्रेजेंट होती है और छोटे रूप में उपस्थित होती है। और इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब आगे हम देखते हैं कोशिका भित्ति, जो किसमें पाई जाती है, केवल प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, ये हमने जाना। यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। किस किस की बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से। हमें पता है पादपों में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो ये हमेशा याद रखना है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आगे हम देखते हैं, यह कोशिका का आकार, सुरक्षा तथा दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप ज़्यादा गर्मी सर्दी सहन कर सकते हैं एज कंपेयर टू जंतुओं के। हमने देखा है पेड़ पौधे इतनी गर्मी में धूप में रहते हैं बिना मुरझाए, जबकि जंतु कोशिकाएं इतना नहीं सहन कर पाती। जितनी गर्मी पौधे सहन करते हैं इतनी जंतु कोशिकाएं नहीं कर पाती। और ये किसकी वजह से है? सिर्फ कोशिका भित्ति के कारण होता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? हमने देखा जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, जो पादप सेल में या कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है और जंतु कोशिका में सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसे प्लेज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा कोशिका कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला भी कह सकते हैं। यह कार्बनिक अणुओं जैसे फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कौन किस किस की बनी होगी? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या मतलब हुआ कि ये अपने अंदर सभी चीज़ों को आने जाने नहीं देती, मतलब कुछ एक चीज़ों को आने जाने देती है। मतलब इसको जो पसंद आता है उसको ही अंदर आने देती है, बाकी को ये रिजेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखते हैं, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नेत्रल मोज़ेक प्रारूप, जिसे इंग्लिश में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, प्रस्तुत किया। दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने 1972 में क्या दिया? तरल मोज़ेक प्रारूप या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया कोशिका का। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा पदार्थों का चयनात्मक अभिगम में सहायता करती है। किसके द्वारा? पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका को आकृति प्रदान करती है। हाँ, हमें पता है इस बात का, क्योंकि यह सबसे बाहरी लेयर है तो कोशिका को आकृति देगी, आघातों से रक्षा करती है। अब बाहर में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले चोट में इसको ही लगेगी, बाहरी लेयर को ही लगेगी, तो मतलब ये आघातों से रक्षा करती है। एंजाइमों का संग्रहण करती है तथा विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करती है। यहाँ तक हमने समझा दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव क्या है? सभी कोशिकाओं में एक जेलीनुमा अर्धतरल द्रव भरा रहता है, जिसे जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या है? जो भी कोशिका होगी उसमें कुछ एक फ्लूइड लाइक होगा, जैसे जेलीनुमा अर्धतरल द्रव भरा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? जीव द्रव या इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए पुरकुंजे, उन्होंने क्या दिया? जीवद्रव नाम दिया। उसे क्या दिया? जीवद्रव नाम। कब? 1837 में। फिर जीवद्रव को जीवन की भौतिक आधारशिला है, ये कथन किसका है? हक्सले का। मतलब हक्सले ने क्या कहा? जो जीवद्रव है वो जीवन की भौतिक आधारशिला है। जीवद्रव होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव में क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव,
कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब ये क्या है, एक सेल, इसमें ये क्या है, केंद्रक, इसमें जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। इस न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ देंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। अब आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। हमें ये पता है कि जो कोशिका द्रव होता है वह सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। मतलब ये क्या है, कोशिका, तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये बाहर वाली लेयर है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, केंद्रक। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच का जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है, इसमें अन्य कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। हमने देखा ये क्या है, कोशिका, इसमें ये केंद्रक, तो ये जो फ्लूइड है इसी के अंदर ही राइबोसोम, कहीं पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कहीं पे तारकाए, कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा। तो क्या होगा, इसमें दूसरे कोशिकांग क्या उपस्थित होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं। इसमें कई रासायनिक व भौतिक क्रियाओं का संपन्न होती है, ये हमने देखा। मतलब जो ये फ्लूइड होगा इसमें कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाएं संपन्न होती है। अब आगे हम देखते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव भरा रहता है जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं। ये जो कोशिका है ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव हो गया, और जो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। और इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र व केंद्रिका प्रेजेंट होती है। केंद्रिका क्या होती है, देखते हैं हम, ये कोशिका, ये इसका क्या होगा, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रिका। ये पूरी कोशिका, ये केंद्रक, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर, केंद्रक की संरचना। ये पूरा क्या है, एक केंद्रक है, इसके जो अंदर ये प्रेजेंट है ये क्या है, केंद्रिका हो गई। और ये जो बीच में ये जो पोर दिखाई दे रहे, छिद्र दिखाई दे रहे, इन्हें हम केंद्रक छिद्र कहेंगे। और अंदर ये जो जाल बना हुआ है इसे हम क्रोमेटिन जालक या गुणसूत्र जाल बोलते हैं। जो ज़्यादा डार्क होते हैं, संघनित होते हैं, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी खोज, जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। फ्रेंड्स हमें याद रखना है, रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। कब की, 1831 में। केंद्रक कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। ये किसने बताया, साइंटिस्ट हेमरलिंग ने। हेमरलिंग ने एक एसिटाबुलेरिया पर स्टडी करके बताया कि जो केंद्रक है वह कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। और जो केंद्रक है यह आनुवांशिकता का वाहक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, और गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं या जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र के ऊपर। और केंद्रक कला क्या होता है, इसका सबसे बाहरी आवरण होता है केंद्रक का। ये जो क्या है, केंद्रक, तो ये जो बाहर वाला आवरण क्या होगा, केंद्रक कला, जो सुरक्षात्मक आवरण है, क्योंकि सबसे पहले ये इसको आघातों से रक्षा करता है। केंद्रक द्रव, जो केंद्रक के अंदर जो प्रेजेंट होगा द्रव उसे क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। आधारीय मैट्रिक्स, केंद्रिका, जो इसके अंदर ये एक राउंड शेप एक अलग स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका। इसे कैरियोसोम या इंडोसोम भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज किसने की, फोंटाना ने। न्यूक्लियस के नाम, अब केंद्रिका इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसका नाम किसने दिया, साइंटिस्ट वोमन ने। राइबोसोम के निर्माण में प्रमुख स्रोत है। ये केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे देखेंगे तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जो बोरिंग लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।